तो देखिए केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिएगा क्लास टेंथ जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए, उसके बाद हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के लिए भी अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक क्लास 10th के लिए देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, एक केमिस्ट्री अगर जो हम लोग लिखते हैं तो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सुनिएगा, केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादा इसमें आपको डीपली में क्लास में बता दिया जाएगा, वहाँ पे आपको क्लास में हम बता देंगे। लेकिन अभी कंटिन्यूसली आपको सिलेबस को बोर्ड के एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए आपको ऐसा किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड ऐसा नहीं होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं वो अपना एग्ज़ाम को टाल सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड होते हैं वो भी टाल सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड समझ लीजिए अपना मन से चलता है, चाहे दुनिया बदल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका एग्ज़ाम होगा तो होगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि केमिस्ट्री का कुछ आपको पोर्शन बता दे रहा है, और मैथ का तो ऑलरेडी इसका इस चैनल के थ्रू मैथ ही प्रोवाइड करवाया जाता है। तो देखिए आपको केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट पॉइंट पता है कि 10th क्लास में पढ़ना क्या है वो समझ लीजिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका सिलेबस हम लिख देते हैं। देखिए इसमें 5 से 6 चैप्टर पढ़ना होता है। फर्स्ट में अगर देखते हैं, फर्स्ट में लिखा होता है रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग बोलते हैं, देखिएगा ये रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसको बोला जाता है। सेकेंड में आपको पढ़ना होता है क्या, देखिएगा अम्ल, भस्म और एवं लवण, ठीक है, इस तरह से 11 पढ़ना होता है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में आपको पढ़ना होता है क्या, धातु अधातु, धातु और क्या अधातु। फोर्थ की बात करते हैं तो ये फोर्थ में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आपको पढ़ना होता है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, आवर्ती वर्गीकरण। F5 में जो पढ़ना होता है क्या, आवर्त सारणी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, आवर्त सारणी, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल अगर बोलते हैं, आवर्त सारणी। और एक 6 में जो होता है जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जैसे नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इस तरह से नेचुरल रिसोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। देखिए गौर से समझिएगा। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पहले बोला जा रहा है कि केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर अम्ल भस्म एवं लवण होता है। थर्ड में पढ़ना होता है क्या, धातु अधातु पढ़ना होता है। फोर्थ में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। 5 में देखते हैं इसके आवर्त सारणी के बारे में, और 6 में प्राकृतिक संसाधन और नेचुरल रिसोर्स पढ़ना होता है। तो आज इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा केमिकल रिएक्शन, यानी कोई तत्व होता है, हम लोग रिएक्शन करके कैसे किसी चीज़ को बनाते हैं। जैसे आप लोग रियल लाइफ में रेगुलर देखते हैं, दूध में अगर देखते हैं, अगर आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्पंज बनाने का मन करता है तो उसमें दूध में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नींबू डाल देते हैं, तो दूध में ऑलरेडी लैक्टिक अम्ल वहाँ पे अवेलेबल होता है। और ये HCl, ये देखते हैं क्या, नींबू की बात करते हैं तो नींबू में सिट्रिक एसिड अवेलेबल होता है जिसको अम्ल बोलते हैं। ये दोनों आपस में अब क्रिया करके देखते हैं, फट जाता है, वाइट कलर अलग हो जाता है और अब वाटर अलग हो जाता है। इस तरह से केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये सब पढ़ना होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में देखिए रासायनिक अभिक्रिया, मतलब देखिएगा रियल लाइफ में जो अभिक्रिया होता है ना, जैसे किसी तरह से अभिक्रिया अभिक्रिया करने के पश्चात मतलब मिल करके कोई नया तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, तो ये सब अभी हम आपको ये रासायनिक अभिक्रिया में बताएंगे। और अम्ल भस्म एवं लवण की बात बताते हैं। जैसे आप रियल लाइफ में बहुत सारे अम्ल का यूज करते हैं, जैसे नींबू में कौन सा एसिड ये अम्ल पाया जाता है, तो उसमें सिट्रिक एसिड। जैसे संतरा की बात करते हैं, संतरा हो गया, या तो बीच देखते हैं क्या होता है, जैसे बहुत सारा नेटल पौधा होता है उसमें आपको मेथेनोइक एसिड। जैसे हम लोग शराब की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से क्या होता है, एसिड ही होता है। भस्म की बात करते हैं, लवण में जैसे लवण की बात करते हैं तो लवण जैसे नमक की बात करते हैं हम लोग, रियल लाइफ में रेगुलर नमक का यूज कर रहा है तो वह लवण एक तरह से होता है। तो ये सब बताएंगे टॉपिक का स्टार्ट होने के बाद। धातु अधातु भी आपको बताया जाएगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कह सकते हैं कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के थ्रू क्या पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए टोटल अभी एटलीस्ट 118 को तत्व का आपको रिसर्च हो चुका है, मतलब खोज हो चुका है, उसके बारे में आपको डीपली में बताएंगे
कि कौन सा धातु है, कौन अधातु है, किस तरह से उसको अरेंजमेंट किया जाता है, किस वर्ग किस ग्रुप में रखा जाता है, किस पीरियड में रखा जाता है, और इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो सब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में बताया जाएगा। यानी कितना एलिमेंट है, जितना सारे एलिमेंट की बात करते हैं वो सब एलिमेंट के बारे में आपको बता देंगे। केमिस्ट्री का महान इंसान, साइंटिस्ट भी आप लोग बन जाएगा इतना पढ़ने का। ये सब आपको डिफरेंट में बहुत ज़्यादा बता देंगे, इसलिए पेशेंस रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। तो देखिए ये जो चैप्टर प्राकृतिक संसाधन है आपको फिर केमिस्ट्री में पढ़ना रहेगा, बायो का लास्ट टॉपिक में पढ़ना रहता है, और आपको फिजिक्स का लास्ट टॉपिक में भी पढ़ना रहता है। लेकिन इसको हम फिर भी बताएंगे आपको कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे देखते हैं कि जैसे अर्थक्वेक होता है, जैसे भूकंप आने के कारण, या तो बहुत सारे अर्थ सरफेस का जो पोर्शन होता है वो नीचे चला जाता है, और नीचे चले जाने के बाद उसके देखते हैं क्या बहुत सारे लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चेंज हो जाते हैं, कोल हो गया, ह्यूमन से सब इसमें बदलने के बाद आपको क्या होता है, ये सब प्राकृतिक संसाधन के बारे में इस चैप्टर से पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया एक एक करके समझते हैं। 5 चैप्टर के बाद आपको रासायनिक अभिक्रिया के देखिए सब लोग सारे स्टूडेंट लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी कलम खोलकर बैठे रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट्स आपको नज़र आएगा उसको कॉपी में मेंशन ज़रूर करते जाइए, क्योंकि क्लास जब ओपन होगा तो हम सबका कॉपी चेक करेंगे, A to Z जितने सारे स्टूडेंट हैं सबका। तो और ऐसे आपको PDF हम भेज देंगे, ग्रुप में आप लोग को PDF मिल जाएगा। इस तरह से जितने सारे स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं अपने ग्रुप में सबका PDF आपको केमिस्ट्री का एक एक करके भेज देंगे, जो ऑलरेडी आपको मैंने इसी चैप्टर के केमिस्ट्री का ही बनाया हुआ है, वो आपको ऑलरेडी पहले वाले बच्चों को बता दिया गया, उस तरह से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टाइम कम रहने के कारण। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शन। नाम क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया। देखिए अगर अभिक्रिया की बात करते हैं तो देखिएगा सबसे फर्स्ट पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, एकदम सीधी सी बात याद रखिएगा, जब कोई दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिल करके कोई नए तत्व या यौगिक का निर्माण करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए अगर देखते हैं, अगर एक सोडियम की बात करते हैं, ये सोडियम क्या है, एक एलिमेंट का नाम है, कोई तत्व का नाम है इस तरह से, और एक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ, और ये दोनों ये कह सकते हैं, ये रिएक्शन करने के बाद Na+, H+ और Cl-। अब इस तरह का जो रिएक्शन बनता है तो देखिएगा ये देखिएगा सोडियम होता है तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव के साथ कम्बिनेशन होता है, और मिलने के बाद ये क्या बनेगा, NaCl+ क्या होता है, इस तरह से हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है। देखिएगा ये क्या हो गया, इसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। और सोडियम एक तत्व का नाम होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग लोहा आप लोग जानते हैं ना, लोहा के जैसा ही सोना ये सोडियम भी होता है, सोना भी देखते हैं तो सोना भी एक मेटल है इस तरह से, सोडियम भी एक तरह से क्या है, मेटल है। ये सब रिएक्शन करेगा, ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बना, एक अलग चीज़, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको सॉल्ट बोलते हैं, जिसको नमक कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, नमक। किस तरह से जो एक लवण का फॉर्मेशन हुआ, लवण, और इसी का एक क्या नाम है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं क्या, जिन इसका कॉमन नाम जिसको साधारण नमक हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साधारण नमक कहा जाता है। ये हाइड्रोजन गैस हुआ इस तरह से, हाइड्रोजन गैस। देखिए गौर से समझिएगा, ये हम लोग जो रिएक्शन लिखे तो सोडियम है, सोडियम कोई तत्व है, ये HCl के साथ अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया करने के पश्चात NaCl एक लवण बना, और एक हाइड्रोजन गैस के रूप में ऊपर की ओर क्या होता है, मूवमेंट होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का सीधी सी बात है, डिफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग सिर्फ समझ लीजिए। बता देते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर कोई नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर कोई नए तत्व या यौगिक का निर्माण करेंगे तो उसको हम लोग रासायनिक, जैसे मान लीजिए ये सोडियम था, HCl से अभिक्रिया किया तो दोनों मिल करके कोई नए तत्व बन गया, मतलब ये देखते हैं NaCl बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में देखिएगा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में देखिएगा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जरा इसको हम लोग लिख लें। रासायनिक अभिक्रिया में दो होता है, एक होता है क्या, जिसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट होता है। मतलब क्या करेंगे, इस तरह से अभिकारक, इसको हिंदी में कहा जाता है अभिकारक, और एक होता है क्या, प्रतिफल, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। एक को कहा जाता है रिएक्टेंट्स,
और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग किताब खोलकर बैठे रहिएगा, देखिएगा, एक एक पॉइंट सब लिखा रहेगा, गौर से समझिएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होता है, एक होता है क्या, एक अभिकारक होता है और दूसरा प्रतिफल होता है। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, उसके बाद अभिकारक का प्रतिफल समझिएगा। देखिए यहाँ अगर देखते हैं, एक इसकी बात करते हैं, किसका, अभिकारक की, तो नाम क्या है, गौर से समझिएगा। फर्स्ट में अगर यहाँ पे हम लोग लिख कर समझाते हैं, अभिकारक, अभिकारक जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और सेकेंड में देखते हैं क्या, प्रतिफल, ये प्रतिफल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको हम समझाते हैं। अभी रासायनिक अभिक्रिया समझ लीजिए और ये दो चीज़ आपको डीपली में हम समझाते हैं। देखिएगा रिएक्टेंट्स क्या होता है, जो रासायनिक नाम क्या है, अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट्स माने जो रिएक्शन में भाग लेगा, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो रिएक्शन के बाद को नया चीज़ बन गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, गौर से समझिएगा, इसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स कहा जाता है, मतलब अभिकारक कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक। और इसको क्या कहा जाता है, इस तरह से देखिएगा, इसको प्रतिफल कहा जाता है, ये प्रतिफल। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, प्रतिफल बोल रहे हैं, प्रतिफल। तो देखिएगा अब दो चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है। जैसे दो चीज़ समझिए, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहा जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। देखिएगा समझिए, एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं अभिकारक और आपको क्या होता है प्रतिफल में। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, रियल लाइफ में स्टडी करते हैं, तो आपके साथ में एक तो खुद आप क्लास में बैठे रहते हैं, प्लस हम लोग मिले हुए, जैसे बहुत सारे टीचर लोग होते हैं, तो हम लोग क्या हुए, अभिकारक हुए। ठीक है, अभी हम लोग क्या हुए, अभिकारक। लेकिन अगर मान लीजिए जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट आता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रतिफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिफल। मतलब हम लोग आपस में मिल करके, टीचर लोग और स्टूडेंट लोग आपस में मिल करके कोई क्या किए, नया प्रोडक्ट बना दिए। मतलब आपको 10th क्लास से पास करवा के हायर क्लास में प्रमोट करवा दिए, और वो अपना मेहनत से किए, प्लस उनका मेहनत आपका मेहनत, दोनों को मिल करके कोई नया चीज़ बन गया। मतलब कि आप 10th के काबिल नहीं रहे, आप हायर क्लास के काबिल बन गए। तो इस तरह से नया जो बना उसको हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। मतलब 10th के बाद आप लोग जो बनिएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जो अभी कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं तो एक तरह से अभिकारक है। मतलब क्या हुआ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा अभिकारक कहलाएगा, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया तत्व या यौगिक का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलते हैं। तो दो चीज़ समझ लीजिए, समझ लिए अभिकारक और प्रतिफल। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, अब इसमें आगे की ओर बताते हैं। देखिएगा डीपली, अब इसके बाद देखिएगा, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, आगे की ओर बताया जा रहा है वो समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या हो सकता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, देखिएगा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है। फर्स्ट पे अगर लिखेंगे, अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होता है, जैसे संगमरमर की बात करते हैं, तो वो अगर बनेगा तो उसके लिए पहले देखिएगा। अभी अगर देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, देखिए वही एग्जांपल लेते हैं पिछले वाला, सोडियम A+ मान लीजिए HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, NaCl और प्लस में हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रतिफल होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे गौर से। ये देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको मेटल बोलते हैं, इसको मेटल, यानी ये क्या हुआ, ये आपको धातु कहलाएगा। ठीक है, ये HCl एसिड है, इस तरह से इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, और इस पे प्लस, ये ऑलरेडी ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। देखिएगा इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्ट कर रहे हैं, सॉल्ट यानी जिसको नमक कहा जाता है, नमक है। और एक क्या है, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस तरह से ये दो चीज़ लिखे तो गौर से समझिएगा, आप देखते हैं अच्छा एक बात बताओ, जैसे केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या नज़र आता है, गौर से समझिएगा थोड़ा सा लगा।
अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं क्या, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो लिखा जा रहा है, तो Na हो गया प्लस HCl, ये आपस में मिल करके कोई एक नया तत्व या यौगिक का निर्माण हुआ। तो इसमें देखिएगा आपको क्या नज़र आता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। तो पहले तो देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई नया तत्व का निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग पहले सोडियम था, HCl से यह क्रिया हुआ, तो कोई नए तत्व यौगिक का निर्माण हुआ। इस तरह से पहला आपको दिख रहा है, मतलब देखते हैं क्या इसकी अवस्था में चेंजिंग आया। इसके क्या हुआ, फर्स्ट में देखते हैं स्टेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। देखिएगा सेकंड की बात करते हैं इसमें गैस का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ रिएक्शन में एक तो एलिमेंट यानी कोई एक तत्व था, एक अम्ल से अभिक्रिया किया, तो आपको मालूम नहीं था कि कोई नया गैस का निर्माण होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या, गैस, या इवैल्यूएशन ऑफ गैस। इस तरह से गैस का निर्माण, इस तरह से एक गैस का निर्माण। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, थर्ड में देखते हैं कि ताप में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई अगर रिएक्शन होता है तो उसके ताप में भी चेंजिंग होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं, जैसे घर में अगर देखते होंगे कभी, अगर घर की पहले की बात करते हैं, आजकल के ऐसा नहीं लोग यूज करते हैं, पहले घर में पेंटिंग हुआ करता था, मतलब लोग पुताई करते थे, तो उसके लिए पहले क्या लाते थे, चूना लाते थे, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, पानी में चूना डालते थे। तो चूना डालने के बाद वो देखते हैं उसमें क्या होता था कि पहली बार देखिएगा वो चूना जो आपको देखते हैं घर को पेंटिंग करने के लिए ऐसा किया जाता था। अब तो सब लोग क्या यूज़ करते हैं, सेम पेंट यूज करते हैं, तो उसकी बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। तो देखिएगा वो चूना अगर हम लोग डालते थे तो उसमें आपको क्या नज़र आता था, पहले तो देखिएगा कि वो चूना डालते थे तो उसका ये अवस्था है जो बदल जाता था, वो चूना पत्थर जो होता था। और उसके बाद देखिएगा जब अगर उसको डालते थे वाटर के साथ तो बहुत सारा क्या निकल कर आता था, गैस निकलना शुरू कर लेता था। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस से बहुत उसके सामने जाएगा तो ये देखते हैं क्या, फवक फवक का आवाज़ निकलने लगता था इस तरह से। और उसमें टेम्परेचर में चेंजिंग भी आता था, मतलब क्या, इस तरह से देखेंगे ताप में परिवर्तन। इस तरह से ताप में क्या हो गया, ये परिवर्तन आया, देख रहे हैं ना, ताप में परिवर्तन। और क्या इसमें हो गया, जैसे मान लीजिए उसका रंग में परिवर्तन भी होता था, किस तरह से, ये रंग में परिवर्तन। ठीक है, और क्या होता था, जैसे और मान लीजिए ये सब आपको चार समझ लीजिए, इसके बाद आपको फिर हम आप क्लास में आप लोग और डीपली में समझा देंगे। अभी आपको कंटिन्यू क्लास के अकॉर्डिंग पहले इसको दिक्कत होगा, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा सब समझ में आ जाएगा। देखिए आपको बेस्ट एग्जांपल बताते हैं, जैसे घर में पेंटिंग के लिए आप क्या यूज करते थे, चूना। चूना को जैसे इमेजिंग कीजिए, एक तो बहुत बड़ा नाद रख लीजिए, और नाद में क्या कर लीजिए, उस चूना को डालिए। जिस तरह से मान लीजिए एक बहुत सारा ये हौज है, घर में पहले लोग यूज करते थे ऐसे, इसमें पानी पहले से भरा हुआ है, इसमें चूना पत्थर को आप डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं, चूना पत्थर को। इस तरह से ये चूना पत्थर को इसमें डालिएगा, तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारा ऐसे ऐसे ये निकलना शुरू कर लेता था। इसको देखिएगा स्लैक लैम्प, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चूना पत्थर। चूना पत्थर अगर इसमें डाल रहे हैं तो देखिएगा, तो उसका तो पहले अवस्था चेंजिंग, पहले सॉलिड में था तो चूना की तरह देखिएगा भींग करके वाटर लेवल में चला जाता है, उसके जैसा बन जाएगा, तब तो दीवार पे पेंटिंग कर सकते हैं। नहीं तो सॉलिड है, थोड़े ना रगड़ना है, घिसना है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसके अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन हो गया। गैस की बात करते हैं तो देखिएगा इसको डालिएगा ना, तो आप एज्यूम कीजिएगा कि ज़्यादा रहेगा तो बहुत सारा हीट निकलना शुरू होता है, गैस निकलना, देखिएगा ऐसे ऐसे एकदम बहुत सारा निकलना शुरू कर लेता है। तो गैस में भी परिवर्तन हुआ। ताप में देखते हैं, ताप का मतलब होता है टेम्परेचर। तो देखिए पहले नॉर्मल होता था, लेकिन उसके सामने आप जाइएगा ना तो बहुत सारा हीट निकलना शुरू करता है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ताप में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, उसका रंग में भी क्या हुआ, बदलाव हो जाता था, जो जैसा रंग दिखता था उस कलर का नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं चूना पत्थर तो वाइट होता था, उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें एक्स्ट्रा रंगने के बाद देखते हैं उसका कलर अपना आ जाता था, इस तरह से ये वाइट कर सकते हैं, वो बहुत सारा ब्राइटनेस नज़र आता था, तो उसमें रंग में भी परिवर्तन होता था। ठीक है, और भी जैसे मान लीजिए देखते हैं क्या होता है कि या तो उस कह सकते हैं क्या, ताप में परिवर्तन, या तो ताप में कह सकते हैं, या तो हीट रिलीज करेगा या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से ये तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या इसमें चेंजिंग आता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग परिवर्तन आएगा, वो 4 परिवर्तन आपको आता है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए अब इसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के टाइप बताने की कोशिश करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं वो समझ लीजिएगा।
उसके बाद आपको आगे जो भी होगा आगे क्लास में वो आपको बताएंगे। सब नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, सारा चीज़ नोट्स में आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसके ताप में परिवर्तन की रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो हम अप्रॉक्स 8-9 रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, लेकिन जो ज़रूरत होगा वो आपको हम बताते हैं। देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार होता है वो गौर से समझिएगा, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। देखिएगा ये रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, ठीक है। प्रकार एक कितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया होता है गौर से समझिए। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस 2 ही 3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो यहाँ पे हम बताने के लिए तो सब बता देंगे, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसका आप एब्जॉर्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में देखिएगा, अगर देखते हैं एक एक करके नाम लिख देते हैं। संयोजन, ठीक है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। सबको समझाएंगे, जिसको वियोजन डिकम्पोजिशन बोलते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड में देखते हैं क्या होता है, एकल विस्थापन, जिसको बोलते हैं क्या, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहा जाता है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में विस्थापन की बात करते हैं। द्विविस्थापन भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। 5 में देखते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। एक होता है ऊष्मा क्षेपी होता है, ठीक है, जिसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद 6 के बाद 7 में देखिएगा, एक होता है अवक्षेपण होता है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। 6-7 हो गया। अब देखिए एक होता है क्या, जैसे मान लीजिए 6-7 के बाद 8 में बताते हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया। बहुत आपको पढ़ना होता है, यानी डीपली में स्टडी कीजिएगा, तो ऐसे नहीं कि 2-4 बता करके कहानी ख़त्म करना है, आपको ऐसा पढ़ाई करना है कि इसके बाद आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये उसमें अवक्षेपण भी समझ में आ गया, लिख दिया, अभी लिखें एक एक करके सबको समझा देंगे। उसके बाद देखिएगा एक होता है क्या, ऑक्सीकारक, देखिएगा ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। थर्ड में देखते हैं क्या, 9th में बात करते हैं अवकरण, ये अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। इस तरह से देखिएगा। एक 10 में होता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ होता है, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से कितना रासायनिक अभिक्रिया हो गया, 10 करके एक एक आपको एग्जाम में आपको, देखिए ज़्यादा एग्जाम में कौन सा पूछता है, या तो ये वाला एग्जाम में पूछता है ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी पूछता है, इस तरह से ये दोनों में से कोई एक पूछेगा, नहीं तो एक ये वियोजन वाला पूछ देता है कभी कभी। ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये वाला दोनों है, मतलब ये 4 आपको इंपॉर्टेंस है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, ऑक्सीकरण, अवकरण, ये सब, या तो कभी कभी रेडॉक्स रिएक्शन भी पूछता है। अब ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया में ये का टाइप याद कर लीजिएगा, श्योर है कि इससे ये क्वेश्चन आपको रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर याद रहेगा एक एक चीज़ तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। तो आप समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, 10 तरह के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। जब सीनियर क्लास में जाएगा तो और भी पढ़ना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे हम 10 ही रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में 2-4 ही देता है, तो उससे हमको मतलब नहीं, आपको वाइडली नॉलेज लेना है, काफ़ी ज्ञान लेना है। तो देखिएगा रासायनिक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, ऊष्मा शोषी जिसको देखते हैं इंडोथर्मिक,
और आपको क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, अवक्षेपण मतलब इस तरह से देखते हैं क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं दही की तरह बनना, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण हो गया, फिर उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से कितने रासायनिक अभिक्रिया हुए, 10, और एक एक करके अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ठीक है, आज अगर देखते हैं, आज इतना तक हम लोग पढ़ लिए क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप वाइज पढ़ लिए, सारा चीज़ आपको पढ़ लिए हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, एक एक करके आपको हम सारा चीज़ बता देंगे, इसलिए पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए और इस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड करता जाएगा। मेहनत, घबराइए नहीं आप लोग, जब तक हम लोग आपके साथ हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो हम लोग उपाय करेंगे, या तो ऑनलाइन रहे या तो ऑफलाइन रहे, किसी तरह से आपको हर तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता जाएगा। लेकिन आप खुद से आपको कह सकते हैं मेंटली आप फिट रहिए, और इस तरह से आज के लिए इतना